स्टार्ट करने वाले हैं अगला लेक्चर, जिसका नाम है आयुर्वेद निरूपण। इसी का अगला जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है सिद्धांत। ये आयुर्वेद निरूपण जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला ही चैप्टर है हमारा, और इसका अगला टॉपिक है आपका आयुर्वेद निरूपण का अगला टॉपिक सिद्धांत। सिद्धांत आपका 10 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो बिना किसी देर के इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सिद्धांत क्या होता है? देखो, आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा अच्छे तरीके से भरना है भाई। और अगर ये 5 मार्क्स में आएगा तो मैं बताऊंगा उसमें आपको क्या क्या इसमें ऐड ऑन कर लेना है। तो 10 मार्क्स के लिए ये भाई साहब हमारे इम्पोर्टेंट हैं और 5 मार्क्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन अच्छा है। सिद्धांत के लक्षण। सिद्धांतो नाम स य परीक्षके बहुविधम परीक्षये हेतुभिश्च साध्यत्वा स्थापयेत निर्णय। अब सिद्धांत क्या होता है? देखो, अगर सिद्धांत को आपको ऐसे समझना है तो आप इसको समझ सकते हो थ्योरी के तरीके से। किसको समझ सकते हो? किससे? थ्योरी के तरीके से। तो जितनी भी थ्योरी होती हैं, जैसे आपके फिजिक्स में थ्योरी होती हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में थ्योरी होती हैं, तो वो जो थ्योरी आप अभी तक पढ़ के आए हो उसी तरीके की थ्योरीज आपकी होती हैं आपके आयुर्वेद में। उन थ्योरियों को हम पढ़ेंगे कहाँ पे? पदार्थ विज्ञान में। तो सब उन्हीं को बोल दिया है क्या? सिद्धांत। अब देखो, सिद्धांत किस चीज़ को बोला है वो बारीकी से बताएंगे आपको। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या करते थे? बस डायरेक्ट ये बता देते थे कि ये कोई थ्योरी है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि थ्योरी एग्जैक्ट में होती क्या है। और उस चीज़ को बताने के लिए हमारे आचार्य जी आए हैं, उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट में थ्योरी होती क्या है या सिद्धांत क्या होता है। सो सिद्धांतो नाम स य परीक्षके बहुर्विधम परीक्षये हेतुभिश्च साध्यत्वा स्थापयेत निर्णय चरक का विमान स्थान का 8 चैप्टर श्लोक 8 जो चैप्टर है वहाँ पे ये वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना। अब इसको समझेंगे। सिद्धांतो नाम स य, सिद्धांत वह है, सिद्धांत नाम का जो वर्ड है वो वह है, स य मतलब वह है जिसमें परीक्षक और बहुविधम परीक्षय हेतुभिश्च साध्यत्वा स्थापित निर्णय, यानी कि जिसमें परीक्षकों के द्वारा परीक्षक क्या होते हैं? जो होते हैं आपके एग्जामिनर्स। परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षेय विषयों की परीक्षा कर, यानी कि जो आपका एग्जामिनर है उसकी अनेक बार, मल्टीपल टाइम्स। बहुविधम मतलब मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं? वो उसको एग्जामिन करते हैं, परीक्षा करते हैं उसकी, यानी कि एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनर क्या करते हैं? मल्टीपल टाइम किसी एक टॉपिक की एग्जामिन क्या करते हैं? जो एग्जामिनर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स किसी भी एक टॉपिक की क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं। किसके थ्रू? हेतु के थ्रू। अब ये हेतु क्या है? ये आपके बोले गए हैं क्या? ये यहाँ पे 4 हेतु हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहा और उपमान। यानी कि प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है वो जो हम क्या करते हैं? आपकी इंद्रियों के थ्रू जानते हैं। जितनी भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब चीज़ें जो हैं वे आती हैं आपकी किसके अंदर? इनका जब संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, जब ये मिलते हैं आपस में, तो उसके बाद जो ज्ञान आपको होता है उसी को बोल रहे हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट अगली चीज़ बोली है अनुमान। अनुमान क्या है? जो आप अनुमान लगा के ज्ञान करते हो, कि संभव लगा के, कि भाई जैसे आपने क्या करा, आपने बादल देखे और बादल को देख के आप अनुमान लगा रहे हो कि बारिश होने वाली है या हो सकती है। उसके बाद है इतिहास। इतिहास मतलब होता है इतिहास, यानी कि जो आपकी बुक्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, हिस्ट्री में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनको देखकर उनके थ्रू क्या कर रहे हो आप? उनके थ्रू इस विषय को या इस टॉपिक को क्या कर रहे हो? एग्जामिन कर रहे हो। उसके साथ साथ उपमा देते हैं किसी चीज़ को, कि कोई अप्रसिद्ध चीज़ से की उपमा देते हैं प्रसिद्ध चीज़ से। जैसे कि ताजमहल को देख के आस पड़ोस की किसी मस्जिद वगैरह को बता देना कि ये तो ताजमहल की जैसी दिख रही है। तो इस तरीके की चीज़, जैसे आपकी बॉडी में क्या है? आपकी बॉडी में किडनी की शेप कैसी है? बीन शेप है। तो वो भी आपने उपमा दी, तो उसके थ्रू क्या किया आपने? परीक्षा किया, यानी कि एग्जामिन किया। किसको? अपने विषय को किसी भी टॉपिक को एग्जामिन किया। किसके थ्रू? इन हेतुओं के थ्रू, प्रत्यक्ष के थ्रू, देख जाग के, है ना, अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, अनुमान लगा के, और जो आपकी बुक्स में लिखी हैं चीज़ें, इतिहास, उसके थ्रू, और जो उपमान है, जो उपमाएं दी गई हैं उनके थ्रू क्या कर रहे हो आप? उन परीक्षण विषयों को
क्या कर रहे हो, सिद्ध कर रहे हो, यानी कि उनको प्रूफ कर दे रहे हो, और प्रूफ करने के बाद आप एक रिजल्टेंट निकाल दे रहे हो, एक निर्णय क्या कर रहे हो, स्थापित कर दे रहे हो। उसी को कहते हैं क्या आप, रिजल्टेंट को, उस रिजल्ट को स्थापित कर देते हो, यानी कि प्रूफ करके क्या कर देते हो, सिद्ध कर देते हो, और उसी को बोल दिया है क्या, उसी को बोल देते हैं हम क्या, सिद्धांत। आया समझ में कि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो किसी भी टॉपिक को एग्जामिन करते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद कोई एक रिजल्ट स्थापित कर देते हैं और सिद्ध कर देते हैं उस टॉपिक को, उसी चीज को बोलते हैं क्या, सिद्धांत। अब देखो ये हो गया थियोरेटिकली, अभी इसको समझोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये भी सिद्ध और अंत, सिद्ध और अंत, तो यानी कि टेस्ट करेंगे पहले, उसके बाद अंत में क्या करेंगे, उसको प्रूफ कर देंगे। तो यही क्या है आपका, यही आपका क्या बोला गया है, सिद्धांत। समझ गए कि बहुत सारे एग्जामिनर है जो वो क्या करेगा, अनेक बार क्या करेगा, किसी एक टॉपिक को एग्जामिन करेगा, यानी कि उसको जांच पड़ताल करेगा उसकी, उसके बाद क्या करेगा, वो अपने किसी एक रिजल्ट पे जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो वहाँ पे निर्णय स्थापित कर देगा कि भाई हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई है और ये मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो वो हो गया आपका क्या, सिद्धांत। अब ये सिद्धांत भी भाई, ये एक चीज़ तो होगी, अब इसके भी क्या है, क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। किस तरीके से कि 4 तरीके का इसका क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है। तो ये भी इसका श्लोक इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें श्लोक में कुछ नहीं करना, आपको श्लोक बनाने में देर नहीं लगती, आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हिंदी वाला श्लोक आप बना सकते हो। देखो स चतुर्विधा, यह 4 प्रकार का होता है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, अश्चेति। बस ये 2-3 वर्ड क्या करने हैं, आपको ऐड ऑन कर देने, आपका श्लोक तैयार हो जाएगा, है ना। बस ये लगाना है उसमें, और कुछ भी नहीं लगाना। स चतुर्विध लगाना, ये नाम आपको याद करने हैं, बाद में अश्चेति लगा देना है, और लास्ट में उसका रेफरेंस लिख देना है, चरक विमान स्थान 8 चैप्टर। तो ये रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, 1 मार्क्स कैरी करता है ये। अगर कोई सटकेला हुआ ना एग्जामिनर, तो वो इस पर भी मार्क्स काट देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब है क्या, सिद्धांत के टाइप्स की, कितने तरीके का आपका सिद्धांत बताया गया है। तो 4 तरीके के सिद्धांत है आपका, सर्वतंत्र सिद्धांत, उसका है प्रतितंत्र सिद्धांत। देखो इसी जो वर्ड्स हैं इनके ही थ्रू ही क्या है, इसके मीनिंग है, अभी समझेंगे, बस पहले नाम याद कर लो। फिर है अगला अधिकरण सिद्धांत, नेक्स्ट है आपका अभ्युपगम सिद्धांत। अब हम हर एक सिद्धांत को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका सर्वतंत्र सिद्धांत। अब ये सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है, सर्व मतलब सभी, तंत्र मतलब होते हैं शास्त्र में, और सिद्धांत मतलब जो सिद्ध हुआ हो। तो ऐसी थ्योरी जो हर एक शास्त्र क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या उसको अपने शास्त्र में अप्लाई करता है, उसी को बोल रहे हैं क्या, सर्वतंत्र सिद्धांत। यानी कि ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी बुक नहीं है, या ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है। जैसे हमारी कितनी सारी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, चरक संहिता है, भाव प्रकाश है, और माधव निदान है, षाडंगर संहिता है, अष्टांग हृदय है, सुश्रुत संहिता है, ये लघुत्रयी और बृहत्त्रयी मैंने बोल दी हैं। तो ये इतनी सारी बुक्स हैं, और ये सारी बुक्स जिस एक पर्टिकुलर सिद्धांत को फॉलो करती हैं वो होता है आपका सर्वतंत्र सिद्धांत। यानी कि जो इन सारी संहिताओं में माना जाए, यानी कि जिसको सारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो फॉलो करते हैं, वही बोल रहा है कि सर्वतंत्र सिद्धांत, यानी कि सभी उसको क्या करते हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा सिद्धांत जिसको सब मानते हो। तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन तस्मिन सर्व तस्मिन तंत्रे ततः प्रसिद्धम, यानी कि जो इस तंत्र में भी हो और उस तंत्र में भी हो, यानी कि हर एक तंत्र क्या कर रहा हो, उसको फॉलो कर रहा हो या फिर मान रहा हो, ऐसा सिद्धांत आपका कहलाता है क्या, सर्वतंत्र सिद्धांत। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दिया है कि रोगों के कारण है, रोगों के कारण है, ये भी सब सिद्धांत मानते हैं ये वाले सिद्धांत को। ये वाली जो लाइन लिखी है ये भी एक थ्योरी है कि सारे जो डिजीज हैं वो उनका कोई ना कोई कॉज होता है, यानी कि जो आपके डिजीज हैं उनका कोई ना कोई कॉज जरूर होता है, तभी वो उत्पन्न हो रही हैं। ये हर एक क्या बोलती है, बुक मानती है। जैसे आपकी चरक संहिता भी ये चीज़ बोलती है, सुश्रुत संहिता भी ये बोलते हैं, उसके बाद अष्टांग हृदय भी यही बोलती है कि रोगों की उत्पत्ति के लिए कारण जरूरी होता है। उसी के साथ साथ आपका भाव प्रकाश भी बोलता है, और जो आपके षाडंगर संहिता है, सभी जो हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो आपके रोग हैं वो किसी ना किसी रीज़न या कॉज की वजह से क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। तो बिना कॉज के कोई भी रोग नहीं है। अगली चीज़, इस चीज़ को भी सारे जो लोग हैं मान रहे हैं कि जो आपके साध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा के उपाय होते हैं। अब ये साध्य रोग क्या होते हैं, साध्य रोग होते हैं वो जो क्योरेबल डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ जो क्योरेबल हों। तो भाई जो चीज़ क्योरेबल है उसकी ट्रीटमेंट तो हो सकती है ना,
उसको क्या कर सकते हो आप, ट्रीट कर सकते हो। तो ये भी सही बात है। और इसको क्या करते हैं, इसको सब लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं इसको सब चीज़। जो क्या बोलते हैं आपके चरक हो गए, सुश्रुत हो गए या बागभट्ट हो गए, वो क्या करते हैं इसको सब मानते हैं कि जो साध्य रोग है उनकी चिकित्सा होती है। तो ये सिद्धांत जो यहाँ पे वर्णित किए गए हैं यही क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत। यानी कि इनको क्या है, सब चीज़, सब जो आपके आचार्य हैं या जो सारे शास्त्र हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में आता है सिद्धांत आपका कौन सा, इसमें आता है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रति का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि एक तंत्र माने और दूसरा तंत्र कुछ और माने। यानी कि एक तंत्र माने ये एक चीज़, दूसरा तंत्र माने क्या, कुछ और चीज़। यानी कि आचार्य चरक मान ले कुछ और आपके आचार्य सुश्रुत मान ले कुछ और। तो वैसा सिद्धांत क्या है आपका, प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाता है, नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। अब देखो इसको समझो, प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् अनेक तस्मिन् अनेक अस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम। अब ये बोल रहे हैं क्या कि प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न भिन्न शास्त्र में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्णित किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्णित किया गया है। यानी कि एक शास्त्र कुछ और चीज़ मानता है, वहीं पे जो दूसरा शास्त्र है वो कुछ और मानता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है और किसी ने 8 मानी है। अब जो रस होते हैं आपके मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस तरीके से आपके 6 रस माने हैं। जो आपका आयुर्वेद है वो मोस्टली 6 रसों को मानता है। लेकिन जब आपके देखो आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो आचार्य थे वो अपने शिष्यों को क्या करते थे, पहले एंशिएंट टाइम में ज्ञान देते थे। तो वो शिष्य ही थे क्या, वो जो शिष्य थे वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मैं तो रसों की संख्या 6 मानता हूं, वहीं पे जो दूसरे कोई ऋषि मुनि है वो कह रहे हैं क्या कि मैं तो रसों की संख्या 8 मानता हूं। तो ऐसे टाइम पे अब जो इन्होंने बुक लिखी होगी उन्होंने 6 तरीके के रस मान लिए, और दो दूसरे आचार्य राइटर थे उन्होंने बोल दिया क्या मैं तो 8 मान रहा हूं, तो उन्होंने 8 तरीके के आपके रस मान लिए। तो इस तरीके से हो गया आपका प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे आप हो, आपको एक किसी आप ऐसे मान सकते हो कि एक आप हो, एक आपका दोस्त है। तो कोई थ्योरी आप एक्सेप्ट करते हो, वहीं पे जो आपका दोस्त है वो उस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करता है। तो बस वही है कि किसी ने 6 रसों की संख्या मानी है और किसी ने क्या बोला है 8 रस माने हैं। उसी तरीके से देखो अगर इसको एक और एग्जाम्पल दें तो इसमें एग्जाम्पल दें कि जो रोग हैं उनकी उत्पत्ति में आपके माने गए हैं क्या, रोग की उत्पत्ति बोली गई है किससे, त्रिदोषों से। ये तो बोल रहे हैं आपके चरक। वहीं पे जो आपकी अन्य संहिताएं हैं, अन्य जो संहिताएं हैं, कुछ और लोग हैं जो वो क्या बोल रहे हैं कि जो रोग हैं वो किससे उत्पन्न हो रहे हैं, वो रोग हो रहे हैं आपके त्रिदोष के साथ साथ जो भूत आदि चीजें हैं ना उनसे भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे भूत का लेना देना किससे है, भूत का लेना देना है आपके बैक्टीरिया और वायरसेस से। बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं आपके, ठीक है। तो बैक्टीरिया और वायरसेस को बोला गया है क्या, भूत, आयुर्वेद में। यानी कि जो संस्कृत टर्म है वो भूतों के लिए ये बोली गई है। ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, सूक्ष्म होती है एकदम, और ये वो क्या करती है, डिजीज को उत्पन्न करती है। तो त्रिदोष के साथ साथ जो बैक्टीरिया जो बाह्य कारण है उनके थ्रू भी क्या हो रहा है, रोग उत्पत्ति हो रही है। तो देखो एक थ्योरी मानी आपके चरक ने कि त्रिदोष जो है, जो 3 दोष हैं आपके वात पित्त कफ जो हैं, उनके थ्रू क्या हो रही है, डिजीज उत्पन्न हो रही है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं पे जो आपका दूसरा कोई शास्त्र है वो बोल रहा है कि जो आपके रोग हैं वो त्रिदोष और भूतों के से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये इन्होंने एक थ्योरी मानी, यहीं पे दूसरी थ्योरी मान दी किसने, किसी और आचार्य ने। तो ये हो गया आपका। अब इसको समझना है, द टॉपिक विच इज एक्सेप्टेड बाई वन साइंस एंड नॉट एक्सेप्टेड बाई अदर इज कॉल्ड प्रतितंत्र सिद्धांत और नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। ये आप लोग समझ गए होंगे, इतनी इंग्लिश आपको बड़ी आसानी से आती है। तो नेक्स्ट है आपका अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत क्या है, अधिकरण सिद्धांतो नाम स यस्मिन् अधिकरणे प्रतूयमाने सिद्धानानि अन्य अपि अधिकरणानि भवन्ति। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखो अधिकरण को क्या बोला है कि जिस विषय विशेष का विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का भी प्रस्तुत हो जाना क्या कहलाता है, आपका अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। यानी कि कोई आप एक थ्योरी क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कोई एक और थ्योरी है उसको भी आपको मानना पड़ता है। वही क्या है, आपका अधिकरण सिद्धांत है। जैसे कि यह वह सिद्धांत है जिसे
मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में आपको मानने पड़ते हैं। यानी कि आप एक टॉपिक को या एक थ्योरी को क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, उसके साथ साथ ही क्या करनी है, आपको एक थ्योरी और माननी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है। क्या बोला है? कहा जाता है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष आनुबंधिक कर्म नहीं करते। यानी कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो आनुबंधिक कर्म नहीं करते। अब ये मुक्त पुरुष क्या होते हैं? मुक्त पुरुष वो होते हैं जो किसी भी चीज की कामनाओं को नहीं रखते। यानी कि जो क्या है, फ्री है एकदम। यानी कि ना तो वो शुभ कार्यों में इच्छा रखते हैं अपनी, ना अशुभ कार्यों में इच्छा रखते हैं। वो बस क्या है, मुक्त है। मुक्त पुरुष क्या है? आनुबंधिक कर्म नहीं करते हैं। यानी कि जो शुभ और अशुभ परिणाम वाले कर्म हैं वो नहीं करते, क्योंकि वो निष्प्रह होते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं? कामना रहित होते हैं। अब एक थ्योरी तो ये हो गया कि जो मुक्त पुरुष है वो कर्मों को नहीं मानते, कर्म को, यानी कि जो अशुभ है और शुभ है उसको परिमाणों को नहीं मानते, क्योंकि उनको अंदर क्या होती है, उनके अंदर कामना नहीं होती है। इससे वचन से क्या सिद्ध होता है? इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है। अब जो ये पुरुष हैं ये तो मुक्त हैं, ये इसलिए इस चीज को नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए क्या है? कर्मों का फल होता है। इसीलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शुभ और अशुभ कर्मों के हिसाब से उसको क्या होता है? फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य है जब वो मर जाता है, उसके अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं और बुरे कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है? उसे फल मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, देखो आपने थ्योरी तो बोली थी ये वाली, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कौन सी थ्योरी? ये जो अगली वाली, ये वाली थ्योरी है। यहां से देखो, दोबारा देखो इसको, यहां से देखो, ये यहां से और यहां तक जो है ये एक थ्योरी है। यहां से यहां तक पूरा मुक्त पुरुष आनुबंधिक कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्प्रह होते हैं। इस वचन से हमें सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मृत्यु के पश्चात जो है उसके भी शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार क्या होती है? हमें फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिकरण सिद्धांत। अब इसको अगर समझना है, थोड़ा रिलेट करना है किससे? व्हेन अ टॉपिक इज डिस्क्राइब्ड और एक्सेप्टेड बाय अदर रिलेटेड टॉपिक आल्सो गॉट प्रूव्ड और एक्सेप्टेड एंड देन दिस थ्योरी इज कॉल्ड अधिकरण सिद्धांत। समझ रहे हो? यानी कि जब आपको कोई भी एक थ्योरी डिस्क्राइब या एक्सेप्ट करनी है और उसके साथ साथ उससे कोई रिलेटेड टॉपिक है, वो भी आप क्या कर रहे हो? प्रूफ कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? आपका अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। तो यहां तक आपके 3 सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट चलते हैं चौथे सिद्धांत पे। तो चौथा सिद्धांत है आपका अभ्युपगम का सिद्धांत। अभ्युपगम का सिद्धांत, हाइपोथेटिकल थ्योरी। हाइपोथेटिकल थ्योरी, अभ्युपगम सिद्धांतो नाम स यम अर्थम सिद्धम परीक्षितम अनुपदिष्टितम अहेतुकम वा वाद काले अभ्युपगमंछन्ति भीषजः। ये बोला है क्या? किसके लिए? आपके अभ्युपगम सिद्धांत के लिए। देखो, सिद्धांत के श्लोक्स एज मच इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको जो पहला सिद्धांत का श्लोक मैं बता के आया था कि सिद्धांतो नाम स य, वो वाला जो श्लोक है वो आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा एमसीक्यू का पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्टित और अहेतुक बात को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी खतरनाक और कितनी बढ़िया बात बोली गई है, उसको देखो। अब यहाँ पे अटपटे से कुछ वर्ड आए हैं, क्या क्या? अप्रमाणित। अप्रमाणित मतलब जो क्या हो, वो जो प्रूफ ना हुई हो, जो प्रूफ्ड ना हुई हो, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, नॉट टेस्टेड, जो क्या हुई हो, जिसका जो परीक्षित यानी कि जो एग्जामिन भी नहीं करी गई हो, अनउपदिष्टित यानी कि जो ना कही गई हो, नॉट सेड या फिर कही गई हो, जो ना कही गई हो, ना कहा गया है।
अहेतुक यानी कि जिसका कोई कारण ना हो, नॉट रीजनेबल। तो ऐसी कोई भी बात जो क्या हो, ना तो प्रूव हो, ना टेस्टेड हो, ना बोली गई हो, ना कही गई हो, ना उसका कोई रीजन हो, ऐसी बात को जो आपके वैद्यगण हैं, वैद्य यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वाद विवाद। वाद विवाद जो होता है क्या, जो आपकी डिबेट होती है, तो उस डिबेट के टाइम पे क्या करते हैं, वो उस टाइम पे उसको कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ चलो मान लेते हैं, हाँ चलो मान लेते हैं कि ये भी क्या है, आपकी थ्योरी है। उस टाइम पे क्या करते हैं, वाद विवाद के टाइम पे वो क्या करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो मान लेते हैं ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी को बोल रहे हैं क्या हम, अभ्युपगम सिद्धांत या फिर हाइपोथेटिकल थ्योरी। तो अब इसका एग्जाम्पल में क्या है कि ऐसा विषय, सॉरी इसको दोबारा से समझो, कि यदि किसी अप्रमाणित, ये चार जो वर्ड है इनको याद कर लेना है कि जब भी एमसीक्यू आएगा यहीं से आएगा, कि अप्रमाणित, अप्रतिष्ठित, अनुपदिष्टित और हेतुक, अहेतुक बात जो है ये किस सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको याद रखना है। बस ये वाला जो लाइन यहां पे लिखा हुआ है, असिद्धम, अर्थम, अपरीक्षितम, अनुपदिष्टम और अहेतुकम, ये हैं चारों वर्ड्स। तो ऐसी चीज को जब वैद्यगण जो हैं वो क्या करते हैं, वाद विवाद के समय मान लेते हैं, उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। फॉर देखो, इफ एन अनकन्फर्म्ड, अनटेस्टेड, unexplicable things is accepted by a group of Vaidyas or doctors in the discussion, then it is called अभ्युपगम सिद्धांत और हाइपोथेटिकल थ्योरी। वही चीज जो हम ऊपर बोल गए हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो ना प्रमाणित की गई हो, ना परीक्षित हो, ना उपदिष्टित हो, ना अहेतुक हो, उस चीज को जो वैद्य हैं वो डिस्कशन के थ्रू या टाइम पे या फिर डिबेट के टाइम पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, उसको बोल रहे हैं क्या आप, हाइपोथेटिकल थ्योरी। और इसका एग्जाम्पल है क्या, कि कुछ जो आचार्य हैं वो कभी द्रव्य को प्रधान मानकर बात करेंगे और कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। अब ये क्या बलाएं हैं भाई, द्रव्य और गुण। तो कुछ राइटर्स जो होते हैं वो बोलते हैं क्या, या कुछ जो आपके आचार्य हैं वो बोलते हैं क्या, कि जो द्रव्य है उसमें द्रव्य ही प्रधान है। यानी कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता है जिसमें गुण और कर्म क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। गुण और कर्म क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। जैसे द्रव्य मान लो आप एक मैंगो फ्रूट, मैंगो फ्रूट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैंगो फ्रूट हम बनाएंगे अच्छा वाला, वो भी कलरफुल, जिस तरीके का होता है। देखो, तो ये मैंगो फ्रूट क्या है, आपका द्रव्य है। मैंगो फ्रूट क्या है, ये आपका द्रव्य है। ठीक है, चलो, ये है आपका मैंगो फ्रूट, द्रव्य है ये। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, गुण और कर्म विद्यमान होंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई जिसके अंदर गुण और कर्म क्या हो, समवाय संबंध में रहते हो, वही आपका क्या है, वही आपका द्रव्य है। अब देखो इसमें किस तरीके से गुण और कर्म रहते हैं। इसमें गुण तो मैं बना रहा हूँ, ये गुण है इसका, जो ये ऑरेंज कलर में इसमें कर रहा हूँ, ये क्या है, ये कलर इसका क्या है, ये इसका गुण है। और कर्म क्या करेगा, ये आम खाने से क्या होता है बॉडी में, आम खाने से क्या होता है, तो जो आम खाने से आपकी बॉडी में होता है वो उसका कर्म है। तो ये बन गया आपका मैंगो। और अब देखो इस मैंगो में क्या है, मैंगो में क्या है, इसमें ये है मैंगो, ये है द्रव्य, ये आपका द्रव्य। और द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, गुण और कर्म होते हैं, गुण होते हैं और आपके कर्म होते हैं। तो गुण है क्या, इसमें गुण है इसका क्या, ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज इसका क्या हो गया, ये ऑरेंज हो गया इसका गुण। वहीं पे इसका कर्म क्या हो गया, इसका कर्म हो गया क्या, इसका कर्म हो गया आपका, ये क्या करेगा, आपके बॉडी में बल देगा, नरिशमेंट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में नरिशमेंट करेगा, आपकी बॉडी को बल प्रदान करेगा, जो आपका आम है ना। तो ये हो गया इसका काम, और ये गुण हो गया। ये कहाँ पे आश्रित है, ये आम है, द्रव्य, इसमें क्या करते हैं, ये चीज आम में निवास करती है। देखो जो ऑरेंज कलर है वो भी आम का है,
और जो बल प्रदान हो रहा है वो भी आम के थ्रू हो रहा है। तो गुण और कर्म रहते हैं द्रव्य में, इसीलिए बोल रहे हैं कि द्रव्य क्या है, प्रधान है। वहीं पे अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये द्रव्य है ये गुण, कहीं पे क्या बोलेंगे, उन्होंने द्रव्य को प्रधान बोल दिया कि भाई जो द्रव्य आपकी बॉडी में आपने आम खाया उसकी वजह से क्या हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, आपको बल्यता मिल रही है। नॉट फॉर इसके कलर की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं पे क्या होता है, वो गुणों को प्रधान मानते हैं, गुणों को प्रधान मानते हैं कि जैसे जो आपकी अग्नि है, अग्नि के अंदर क्या गुण है, उष्ण गुण है। तो जैसे आपकी जो है आपकी फायर है, ये डाइजेस्टिव फायर मान लो या कोई भी फायर मान लो, उसमें क्या है, उसमें उष्ण गुण होता है, उष्ण गुण होता है। तो ये गुण को प्रधान मानकर बोल रहे हैं कि यानी कि यहाँ पे क्या है, इस गुण उष्ण गुण की वजह से वो क्या करेगी, आपका जो चीज शीत वाली है, जैसे आपकी वात है, वात क्या होती है, शीत होती है, तो उसका क्या करेगी, वो नाश कर देगी, उसका क्या कर देगी, वो अग्नि उस वात का या उस शीतलता का क्या कर देगी, नाश कर देगी। तो यहाँ पे उसने काम किया किससे, उष्ण गुण की वजह से। वहीं पे इस आम ने क्या काम किया, अपना जो द्रव्य है ये इसकी बेस पे अपना इन्होंने क्या किया, काम किया, यानी कि बल दिखाया। तो ये हो गया क्या आपका कि कहीं पे तो उन्होंने बोल दिया द्रव्य को कि इसके बेस पे हम काम करेंगे, और कहीं पे बोल दिया इस गुण के बेस पे काम करेंगे। ठीक है, यानी कि जो अग्नि वाला एग्जांपल था वो गुण को प्रधान मान के बोला मैंने, और जो आम वाला एग्जांपल है वो द्रव्य को प्रधान मानकर बोला मैंने। तो ये दो तरीके के एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि ये अभ्युपगम सिद्धांत होता एग्जैक्ट में क्या है। तो ये आपके चारों सिद्धांत हो गए, जिसमें अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन लिख देनी है आपको इजीली, और उसमें क्या क्या नहीं मेंशन करना आपको, ये सिद्धांत वाला श्लोक उसमें मेंशन करना है, लेकिन ये वाले सिद्धांत वाले श्लोक उसमें मेंशन नहीं करने। जबकि अगर आपको 10 मार्क्स में आएगा तो ये हर एक सिद्धांत के श्लोक भी उसमें आपको डालने पड़ेंगे, और थोड़ा सा और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना है, बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट करेंगे आप अपने सिद्धांत पे बात, यानी कि जो आपके आयुर्वेद में या फिर आपके सिलेबस में जो जो सिद्धांत दिए गए हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो आपको सारा पदार्थ विज्ञान क्या पूरी संहिता इसमें गुजर जाएगी, आपका पूरा आयुर्वेद इसमें चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन उनमें से कुछ जो मेन आपको महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेबस में बोले गए हैं, जो आपको पढ़ाने के लिए बोला गया है, वो सिद्धांत यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद एंड दियर सिग्निफिकेंस, यानी कि उनका क्या रोल है। तो सबसे पहला उसमें लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत नंबर 1। फिर अगला है क्या, पंचभूत सिद्धांत, पंचभूत सिद्धांत। नंबर 3 है त्रिदोष का सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत। नंबर 4 है उसका सामान्य विशेष सिद्धांत, और 5 है आपका कार्य कारण सिद्धांत। तो ये पांचों सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एग्जाम में इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, तो इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्या, लोक सात्म्य पुरुष का सिद्धांत। अब देखो ये भी 2 वर्ड से मिला है, लोक पुरुष साम्य। तो लोक क्या है आपका, जो बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और पुरुष क्या है, एक ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें आपके एनवायरनमेंट में या बाहर वाली दुनिया में प्रेजेंट हैं, सेम उससे रिलेटेड चीजें आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होती हैं, समझे। यानी कि जो चीजें आपके लोक में प्रेजेंट हैं या फिर आपके इस एनवायरनमेंट में या इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, सेम उसी के जैसी चीजें आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट हैं। जैसे बाहर क्या है, सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता क्या कर रहे हैं, अग्नि बढ़ा रहे हैं, यानी कि गर्मी हीट कर रहे हैं। ऐसी आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में जठराग्नि है। तो उस तरीके से ही आपके बॉडी में क्या है, कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं जो क्या है, साम्य अवस्था बनाए के रखते हैं। यानी कि जैसे आपका बाहर एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में भी हैं। जैसे आप बाहर क्या है, जल है, वैसे ही आपकी बॉडी क्या है, वाटर से मिलकर बनी है। तो इसका वर्णन किया गया है, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, चरक के संहिता के शारीर स्थान में। शारीर स्थान यानी कि जो आपकी संहिता है वो भी यूनिट्स में डिवाइड होती है ना, तो आपका जो शारीर वाला यूनिट है उसमें इसको मेंशन किया गया है, किसको, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को। अब ये क्या कहता है कि पुरुष और लोक के स्वरूप वाला ही होता है, यानी कि जो आपका पुरुष है, यानी कि जो बॉडी है वो भी कैसी होती है, वो भी लोक के यानी कि जगत के जैसी होती है। लोक में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही भाव आपके पुरुष में भी होते हैं। अब वो कौन कौन से भाव है वो लिखे हुए हैं इधर, उसके एग्जाम्पल। जैसे कि आपका जो बाहर पृथ्वी है, उस पृथ्वी का एग्जाम्पल आपके बॉडी में क्या है, मूर्ति द्रव्य, यानी कि जितने भी आपके बॉडी में मूर्त द्रव्य हैं, मूर्त द्रव्य जैसे जो आपकी बोन्स हो गई, आपकी बोन्स हो गई, मूर्त हैं वो भी, ठीक है, और आपकी मसल्स हो गई, उनमें भी क्या है, मूर्तता है। तो जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर हैं वो आपकी आएंगी किसके अंदर, मूर्त के अंदर, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पृथ्वी वाला, कि यानी कि बाहर क्या है, पृथ्वी है, अंदर मूर्ति है। मूर्ति यानी कि जो टाइट या ऐसी स्ट्रक्चर्स हो, गठीली स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है आपका आप मतलब तुम नहीं, आप मतलब होता है जल। तो बॉडी में जल है, और सॉरी बाहर क्या है, एनवायरनमेंट में जल है, अंदर क्या है, क्लेद है। क्लेद भी अंदर जल ही को बोल रहे हैं। क्लेद का मतलब है जो मॉइस्चर प्रोवाइड करे, जो मॉइस्चर प्रोवाइड करे। बाहर क्या है, अग्नि है, और अंदर क्या है आपका, बॉडी में संताप है, हीट है। ठीक है, बाहर क्या है, वायु है, अंदर क्या है, प्राण है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक दे देगा और उसको रिलेशन दे देगा इस इधर वाले इससे, कि भाई बताओ क्या है आपकी बॉडी में। बाहर क्या है, आकाश है, अंदर क्या है, छिद्र समूह है। बाहर क्या है, ब्रह्मा जी हैं, अंदर क्या है, अंतरात्मा है। बाहर क्या है, इंद्र देवता है, अंदर क्या है, अहंकार है। देखो इसको रिलेट कर सकते हो कि जो इंद्र हैं वो अहंकारी हैं, है ना। जब उन्होंने, कृष्ण जी ने अपने उस पे पर्वत उठा लिया था तो गुस्सा हो गए थे वो उस टाइम पे, तो उन्होंने तभी तो पर्वत उठाया था कि भाई इंद्र भगवान बरसाओ, कितना बरसाना है तुम्हें, हम भी देखें। तो वो अहंकार की वजह से ही तो बरसा रहे थे इंद्र भगवान। अगली चीज़ है क्या, सूर्य है। सूर्य बाहर है तो अंदर क्या है, आदान कर्म है। अंदर क्या है, रुद्र चीज़ है, ओ सॉरी बाहर रौद्र है तो अंदर क्या है, रोष है, यानी कि क्रोध वगैरह जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बाहर क्या है, सोम यानी कि चंद्रमा है। अंदर क्या है, प्रसाद या फिर प्रसन्नता है। ठीक है, मून को देख के हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है ना, तो वही चीज। अंदर के बाहर क्या है, वासुदेव है, तो अंदर क्या है, सुख है। बाहर क्या है, अश्वनी कुमार हैं। अश्वनी कुमार क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। इस वजह से इनका रिलेशन बताया है किससे, कांति से। कांति यानी कि लश्चर या फिर चमक। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है विश्व देवता। विश्व देवता वो होते हैं जो क्या करते हैं, सब चीज़ों को का ज्ञान करते हैं। तो वैसे ही क्या है, आपकी जो सारी इंद्रियां हैं उससे रिलेटेड, जो इंद्रियां क्या करती हैं, वो भी क्या करती हैं, ज्ञान करती हैं। देखने की इंद्रिय देखने का काम करती है, अपना सूंघने की इंद्रिय सूंघने का काम करती है। नेक्स्ट आपका तम। तम का रिलेशन है किससे, मोह से, यानी कि जो आपकी बॉडी में मोह प्रेजेंट है वो है बाहर के अंधेरे से। तम मतलब होता है अंधेरा, और मोह भी आपका एक अंधेरे का ही रूप है, ऐसे मान सकते हो। बाहर क्या है, ज्योति है। ज्योति यानी कि प्रकाश है, तो अंदर क्या है, ज्ञान है। ज्ञान को प्रकाश से क्या करा गया है, रिलेशन बताया गया है। बाहर क्या, सृष्टि है, और अंदर क्या है, गर्भाधान है। ठीक है, जैसे बाहर क्या होती है, सृष्टि बनती है ना, उसी तरीके से अपने ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एक नया बेबी बनता है। उसी चीज़ को बोल रहे हो क्या, गर्भाधान। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आपके लोक पुरुष साध्य सिद्धांत के, यानी कि जो चीज़ें बाहर हैं वो भी आपके अंदर भी हैं। इस तरीके से क्या है, जो लोक है और पुरुष है वो बैलेंस स्टेट में क्या करता है, काम करता है। तो यही सिद्धांत कहलाता है आपका लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका पंच महाभूत का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी हम जब डिटेल्स पढ़ेंगे अपने द्रव्य वाले चैप्टर में, उसमें पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। बस अभी इसका इंट्रो लेना है, तो इंट्रो में जितना अच्छे से समझा सकता हूँ उतना हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो देखेंगे महाभूत क्या होते हैं। पहले तो देखेंगे क्या महाभूत क्या होते हैं। बहिरिंद्रिय ग्राह्य विषय गुणत्वाम भूतत्वम, यानी कि जो भूत है उसी को बोला गया है क्या, महाभूत। ठीक है, और 5 तरीके के होते हैं, इसलिए पंच महाभूत। अब ये होते क्या है देखो, तो बाह्य इंद्रिय यानी कि जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय यानी कि चक्षु हो गई आपकी, चक्षु यानी कि देखने की जो इंद्रिय है। श्रोत्र इंद्रिय यानी कि जो आपकी सुनने की इंद्रिय है। रसन इंद्रिय जो आपकी टेस्ट वाली इंद्रिय है, और स्पर्श इंद्रिय यानी कि टच वाली जो इंद्रिय है। तो ये इस तरीके की जो बाह्य इंद्रिय हैं के द्वारा ग्राह्य होने वाले शब्द आदि जो विशेष गुण है। अब ये क्या करती है, जैसे चक्षु इंद्रिय क्या करेगी, चक्षु इंद्रिय किसी के रूप को देखेगी, किसी की स्ट्रक्चर को देखेगी, विजन करेगी, है ना। उसी तरीके से जो आपकी रसन इंद्रिय है वो क्या करेगी, टेस्ट करेगी। तो ये टेस्ट वाला जो गुण हो गया, चक्षु इंद्रिय का जो रूप वाला गुण हो गया। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द वाला गुण, शब्द मतलब सुनने का गुण जो है, वो जिनमें विद्यमान होता है, वो जो विशेष गुण है वो जिस चीज में विद्यमान रहता है उसी को भूत कहते हैं। यानी कि जैसे आपने शब्द सुना, शब्द क्या था, वाइब्रेशन सुई, और वाइब्रेशन होने के बाद क्या हुआ, आपकी बॉडी आपके कान में गया। कान क्या है, खाली एक होलो जगह है, और जो खाली जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, आकाश महाभूत होता है। आकाश महाभूत होता है जो स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली जो जगह होती है वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे आकाश प्रेजेंट है। तो इसीलिए बोला गया आपका क्या, कि जो भूत हैं, जो आपके भूत हैं वो क्या है,
तो जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषय हैं उन विषयों के जो गुण हैं, उन विषयों के जो गुण हैं वो जिस चीज में विद्यमान रहते हैं उन्हीं को भूत बोला गया है। और ये 5 तरीके के बताए गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्या है? आपके पंचभूत हैं और इन्हीं को पंच महाभूत भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको बहुत आसानी से और बढ़िया तरीके से समझना है तो ये नीचे फोटो बन रही है, यही आपके पंच महाभूत हैं। शक्तिमान वो वाला, तो शक्तिमान के पास भी ये 5 शक्तियां थी, उनके अंदर भी क्या थे? ये 5 तत्व जो थे, ये 5 महाभूत क्या थे? उनमें विद्यमान थे। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये आपका ये इधर वाला आकाश है, ये अग्नि है और ये आपका जल है। ठीक है, तो ये आपके हैं क्या? आपकी शक्तिमान के अंदर ये विद्यमान थे। इन्हीं सबसे क्या हो रहा था? ये कोलाइड करके क्या कर रहा था, बन रहा था। तो इसी तरीके से जो अगली लाइन लिखी है, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, यानी कि जो सभी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो 5 महाभूत के मिलने से या 5 महाभूत के कंबाइन होने से ही क्या होते हैं? बनते हैं। बस उनमें क्या होता है कि किसी द्रव्य में क्या होता है? एक महाभूत ज़्यादा होता है, दूसरा थोड़ा कम अमाउंट में होता है, लेकिन होते सारे हैं। 5 के 5 महाभूत क्या होते हैं? किसी भी द्रव्य को बनाने के लिए एसेंशियल है, यानी कि सभी जो द्रव्य हैं वो पंचभौतिक होते हैं। इस लाइन का मतलब है ये। अब देखो इसको पढ़ो कि जो पंचमहाभूत हैं उनकी भी क्या होती है? 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि एक तो कारण रूप में होते हैं, एक कार्य रूप में होते हैं। अब कारण रूप क्या है और कार्य रूप क्या है? कारण रूप वो होते हैं जिनसे मिलकर उत्पत्ति हो रही है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि सभी द्रव्य जो है पंचभौतिक हैं, तो जो आपके महाभूत हैं वो भी क्या होंगे? पंच महाभौतिक ही होंगे। तो जिन पंच महाभूतों के मिलने से वो महाभूत बनेंगे वो हैं आपके क्या? कारण रूप। और जब इनके मिलने के बाद जो बड़ी चीज बनेगी उसी को बोल दिया है क्या? कार्य रूप, है ना। यानी कि जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो ये वाली ये हैं आपकी क्या? ये हैं आपके कारण रूप। और जब ये कारण मिलके एक बड़ी चीज बनाते हैं वही कहलाती है आपकी क्या? कार्य रूप। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो इधर वाली स्ट्रक्चर देखते हैं, इधर वाली स्ट्रक्चर की कार्य क्या है और कारण क्या है। देखो ये आकाश महाभूत है, ये आकाश महाभूत है और इस आकाश महाभूत में ये 5 महाभूत प्रेजेंट हैं। तो ये जो 5 महाभूत हैं ये हैं आपके कारण, और ये 5 महाभूत कारण हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक महाभूत बना रहे हैं जिसका नाम है आकाश महाभूत, और इसी को बोला है कि आपने कार्य। तो यानी कि जो स्मॉल सूक्ष्म चीज है वो है आपका कारण, और उस सूक्ष्म के मिलने के बाद जो बड़ी स्थूल चीज बन रही है वो है आपका कार्य। तो ये है कार्य कारण का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हो, और इसी से आपका पंच महाभूत का सिद्धांत भी यही कहलाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, भूतानुप्रवेश। भूतानुप्रवेश यानी कि जो महाभूत हैं उनमें भी क्या होता है? अणु होते हैं। अणु मतलब छोटी सूक्ष्म चीज होती है, उनके मिलने से क्या होता है? महाभूत बनता है। अब उसमें भी किस तरीके से, देखो इसको एक्सप्लेन किया है किसने? आपके वेदांत दर्शन ने, और इसी सिद्धांत को बोलते हैं क्या? पंचीकरण का सिद्धांत। कि यानी कि जो महाभूत हैं वो भी क्या है? उन महाभूतों के सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये किस तरीके से अरेंज है वो भी देखेंगे। तो जो आकाश महाभूत है उसमें 50% आपका आकाश है, 50% यानी कि हाफ पोर्शन जो है वो आपका आकाश का कैरी होता है, यानी कि आधा पार्ट क्या है? आकाश महाभूत में आकाश है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5, तो 12.5, 25, 25, 25, 50% ये 4 हैं और 50% में ये अकेले महाराज हैं। तो ये इसी वजह से इस महाभूत को नाम दिया है क्या? आकाश महाभूत। तो यही आपका क्या है? पंचीकरण का सिद्धांत होता है। यानी कि इसके अनुसार क्या है? प्रत्येक महाभूत उसका अपना आधा भाग होता है, यानी कि जो महाभूत है उसमें उसके आधे भाग में उसके ही अणु होते हैं और उसके ही क्या होते हैं? कारण द्रव्य होते हैं। और बाकी के जो हैं ये 4, ये भी उसमें हाफ पोर्शन कैरी करते हैं। हाफ पोर्शन यानी कि जो ये चारों हैं मिलकर हाफ बना रहे हैं, तो हर एक का क्या होगा? चतुर्थांश होगा, यानी कि जो 1/8 पोर्शन को क्या करेंगे? ये कैरी अप करेंगे। 1/8 पृथ्वी होगी, 1/8 जल होगा, 1/8 अग्नि होगी, 1/8
आपका वायु होगी और 1/2 आपका आकाश होगा। सेम इसी तरीके से अगले महाभूत में होगा, उसी के अगले तरीके से अगले महाभूत में होगा, उसी के अगले तरीके से अगले महाभूत में होगा। देखो यहाँ पे 50% यहाँ पे वायु है, अग्नि वाले में अग्नि है, जल वाले में जल है 50%, पृथ्वी वाले में पृथ्वी है, बाकी के हैं क्या सारे 50% अमाउंट में। तो ये हो गया आपका पंच महाभूतों का सिद्धांत। इसमें इंपॉर्टेंट रखना है क्या याद, वेदांत दर्शन ने पंचीकरण का सिद्धांत दिया है। और ये महाभूत क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं, और कुछ चीज़ भूल जाओ तो शक्तिमान को याद कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका त्रिदोष का सिद्धांत। भाई इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। आप क्या करोगे, इसको हर जगह पढ़ोगे आप, क्रिया शरीर में भी पढ़ोगे, अपनी एनाटॉमी में भी पढ़ोगे, संहिताओं में भी पढ़ोगे, तो ये आपको हर जगह पढ़ाया जाएगा। इवन ये संस्कृत में भी है, क्यों, क्योंकि उसमें भी आपको रिसाइटेशन के लिए या अन्वय करने के लिए 11 चैप्टर आपको अष्टांग हृदय का दिया गया है। तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये त्रिदोष वाला सिद्धांत पढ़ना है। तो अब यहाँ पे भी पढ़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब जगह पढ़ाएंगे। अब त्रिदोष क्या होता है, त्रि मतलब 3 और दोष, तो दोष क्या है, जो आपकी बॉडी में क्या होंगे, अगर वो घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो व्याधियों को उत्पन्न करेंगे, और अगर वो बैलेंस स्टेट में है तो वो आरोग्य को बनाए रखेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि आयुर्वेद में 3 तरीके के दोष वर्णित किए हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 तरीके के दोष हैं। ये जो शरीर में अगर साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी कि बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगर आपकी बॉडी में ये तीनों दोष जो हैं बैलेंस स्टेट में है, इक्वल क्वांटिटी में है, तो वो क्या है, आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखेंगे। और अगर ये विषम हो गए, विषम यानी कि इनमें अप डाउन्स आ गए, यानी कि एक दोष बढ़ गया एक घट गया, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, विविध तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया इनका कंसेप्ट क्लियर। अब इनके क्या क्या आपकी बॉडी में प्राकृतिक कार्य होते हैं, यानी कि जो 3 दोष हैं वो आपकी बॉडी में किस तरीके से नेचुरली तरीके से आपके बॉडी में क्या काम करते हैं, नेचुरल जो वर्क होता है उनका। यानी कि अगर वो आपकी बॉडी में बैलेंस स्टेट में है तो वो आपकी बॉडी में क्या क्या कराएंगे। देखो जैसे अगर आपकी वायु में, आपकी बॉडी में जो वात है वो क्या कराएगी, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षाणाम पटवेन च। अब देखो इसको क्या बोला है, यानी कि जो आपका उत्साह है, उत्साह मतलब होता है एक्साइटमेंट, तो जो आपकी वात दोष है वो आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट को कराता है, एक्साइटमेंट कराता है। उसके बाद लिखा है उच्छ्वास और निश्वास, यानी कि आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को भी कौन कराता है, आपका वायु कराती है। उसके बाद आपकी जो चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं मतलब जैसे मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, इधर उधर डोल रहा हूँ, वो सब चेष्टाएं करा रही है आपकी कौन, वात। अगली चीज़ आपका वेग प्रवर्तन, वेग होता है क्या, अर्जेस, जैसे आपको अगर मल मूत्र का वेग आ रहा है ना, का जो आपको यूरिन पास आउट करने जाना है, तो उस टाइम पे जो वेग आता है या अर्ज आती है, उसी को बोल रहे हैं क्या, वेग प्रवर्तन, यानी कि उनको बाहर निकालने का आपकी बॉडी से काम कराता है कौन, आपका वायु। छींकने का, छींक जब आती है वो भी, और आपको डकार आती है, तो वो सब भी का काम कराती है आपकी वायु, ठीक है। सम्यक गत्या च धातु नाम, ये क्या करती है, और इसी तरीके से ये क्या कर रही है, उत्तर उत्तर धातुओं को भी क्या करती है, सम्य अवस्था में रखती है। तो ये हो गया आपका क्या, आपकी वात के प्राकृतिक कर्म। अगली चीज है प्राकृतिक पित्त के कर्म। प्राकृतिक पित्त क्या करता है, पित्तम पक्तियुष्म दर्शने क्षुत्त त्रिट रुचि प्रवाह मेधा धीश और तनु मार्दवे। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो पित्त है, पित्त क्या करेगा, पाचन करेगा, पक्ति मतलब पचान करेगा, डाइजेशन कराएगा, ऊष्मा आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा, और आपका देखने का काम भी करेगा, दर्शन माने कि आपके विजन को काम कराएगा कौन, आपका पित्त। अगली चीज है क्या, छुत, छुत मतलब होता है भूख लगाएगा, भूख, हंगर को उत्पन्न करेगा आपका पित्त। फिर आपके त्रिट, त्रिट मतलब होता है क्या, त्रिट मतलब होता है थ्रस्ट, प्यास बोल रहे हैं किसको, आपके त्रिट को। त्रिट के बाद है रुचि, रुचि मतलब होता है किसी भी चीज में मन लगाना, यानी कि खाने में इच्छा खाने की इच्छा करना, या किसी भी काम को करने की इच्छा होना, कहलाती है क्या, रुचि। प्रभा यानी कि आपकी बॉडी का लश्चर, कांति। उसके बाद आपकी मेधा माने कि जो आपकी रिकॉलिंग पावर है, बुद्धि है, जो आपकी बुद्धि है उसी को बोल रहे हो क्या, ज्ञान जो है वो है आपका मेधा। धी शौर्य यानी कि आपका जो
पराक्रम है, वो चीज़ क्या है, वो उसको क्या कौन कराता है, आपका पित्त कराता है। उसके साथ साथ तनु और मार्दव यानी कि जो आपकी बॉडी है उसको मृदुता प्रोवाइड कराता है, मृदुता यानी कि सॉफ्टनिंग कराता है आपके ऑर्गन्स की, वो ये सब काम है आपके पित्त के। क्या क्या? पाचन कराएगा, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा, आपको देखने की शक्ति प्रोवाइड करेगा, भूख लगवाएगा और प्यास लगवाएगा, आपको रुचि करवाएगा, प्रभाव बनवाएगा, आपकी मेधा बढ़ाएगा, बुद्धि बढ़ाएगा, शौर्य को उत्पन्न करेगा और आपकी बॉडी के अंदर सॉफ्टनिंग करेगा आपका पित्त। अगर किसी की बॉडी ज़्यादा सॉफ्ट है इसका मतलब उसके अंदर पित्त प्रधान है। अगली चीज़ है प्राकृतिक कफ के गुण। प्राकृतिक पित्त यानी कि श्लेष्मा, स्थिरत्व, संधित्व, संधिबंध, क्षमा देवी, ये सारे आपके अष्टांग हृदय के श्लोक हैं 11 चैप्टर के। तो श्लेष्मा क्या करता है? स्थिरत्व करता है। स्थिरत्व मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। अगली चीज़ है कि स्निग्धत्व। स्निग्धत्व मतलब आपकी बॉडी में स्निग्धता को उत्पन्न कराता है, यानी कि जिस तरीके का एक घी का गुण होता है चिकनाहट देना, उसी तरीके से आपका श्लेष्मा का गुण है चिकनाहट देना। तो चिकनाहट मतलब स्निग्धता। संधिबंध, क्षमादिवी यानी कि जो आपकी जॉइंट्स हैं उनको बांध के रखने का काम करता है आपका कौन? कफ। यानी कि जो संधि का बंध कराता है वो आपका कौन है? संधि मतलब जॉइंट्स और बंध मतलब उनको क्या बोलता है? जोड़ के रखे, वो है आपका क्या? आपका प्राकृतिक कफ। अगली चीज़ है क्षमाधिवी। क्षमा यानी कि किसी को माफ़ करने का जो काम कराता है वो आपका कफ कराता है। तो ये सब काम है आपके प्राकृतिक कफ के। तो ये कफ के काम और पित्त के, वात के, ये सब कार्य पता चल गई कि आपकी बॉडी में किस किस तरीके से क्या क्या काम करवा रही है। और यही सिद्धांत आपका कहलाता है त्रिदोष का सिद्धांत। अब इसका यूज़ क्या है? देखो यूज़ है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगों की उत्पत्ति में क्या है? तीनों दोषों से बताई गई है, यानी कि जो आपके रोग हैं, आपकी डिजीज़ हैं, वो तीनों जो आपके दोष हैं उनकी वजह से होती रहती है, यानी कि वात, पित्त और कफ। ये अगर घट बढ़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसी गड़बड़ की वजह से आपकी डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका शरीर प्रकृति की उत्पत्ति में, यानी कि जब आपकी जो बॉडी की प्रकृति बनती है, यानी कि आपकी बॉडी का टाइप होता है एक, वो क्या होता है? बनता है। तो उसमें भी क्या है? आपके दोषों का रोल है। यानी कि जब शुक्र और शोणित मिलते हैं, शुक्र शोणित संयोग है। शुक्र क्या होता है? आपका स्पर्म होता है, एक तरीके से मान सकते हो। शोणित होता है आपका ओवम। तो यानी कि जो फीमेल क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, उसको शोणित बोल रहे हैं, और जो मेल गैमीट है उसको शुक्र बोल रहे हैं। तो जब ये मिलते हैं और उस शुक्र और शोणित में जो भी दोष उत्कट होता है, उत्कट मतलब कि प्रबल होता है या मेन होता है, तो उस दोष की प्रबलता के अकॉर्डिंग ही क्या होता है? आपकी प्रकृति बन जाती है। प्रकृति जायन्ते तेन, ये बोला किसने? सुश्रुत संहिता ने। तो शुक्र शोणितम संयोगो यो भवेत दोष उत्कटा प्रकृति जायन्ते तेन, यानी कि शुक्र शोणित के संयोग के टाइम, शुक्र और शोणित के संयोग के टाइम जब ये मिलते हैं, अगर इसमें जैसे वात बढ़ा हुआ है, इस वाले शुक्र में वात बढ़ा हुआ है और इसमें भी क्या हुआ है? वात बढ़ा हुआ है आपके शोणित में भी, तो जब ये मिलेंगे तो इनसे अगर जो चीज़ बनेगी उसमें क्या होगा? वात प्रकृति होगी। तो ये आपकी क्या? प्रकृति बन गई। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो दोष जो है आपके शुक्र और शोणित में प्रबल था, उसी के बेस पे आपकी प्रकृति बन जाती है। तो ये हो गया आपका त्रिदोष का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है सामान्य विशेष का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करना ही है आपको। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे पदार्थ विज्ञान में तो ये वाला श्लोक आपको तब भी कराऊंगा, अभी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूभ्यश्चेतु। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि सामान्य क्या है? सामान्य सभी अवस्थाओं में सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो वो बढ़ने का कारण कौन है? वो बढ़ने का कारण है आपका सामान्य। बस अभी आप इतना ही याद कर लो, जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे सामान्य वाला और विशेष वाला, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसके बढ़ने का या फिर उसकी इंक्रीज होने का जो कारण है, जो रीज़न है, वो सामान्य कहा जाता है आयुर्वेद में या फिर संस्कृत में। नेक्स्ट है, अगर कोई चीज़ घट रही है, ह्रास हो रहा है, उसका ह्रास हेतु विशेषस्य, हेतु मतलब होता है कारण। तो किसी भी चीज़ का घटने का जो कारण है, घटने का मतलब नाश होने का जो कारण है, तो वो नाश होने का कारण आपका कौन है? वो आपका है विशेष। तो ये दो चीज़ हो गई क्लियर कि बढ़ने का कारण है सामान्य और घटने का कारण है विशेष। तो यही आपका सिद्धांत कहलाता है, आपका सामान्य विशेष का सिद्धांत। अब इसका रोल क्या है? तो यह सिद्धांत क्या है? आपका मूल सिद्धांत है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल है। चिकित्सा करते टाइम भी क्या करना है आपको? इसी के बेसिस पे आपको क्या करनी है? चिकित्सा करनी है। यानी कि अगर आपके दोष बढ़ गए हैं तो यानी कि वो क्या हुआ है? सामान्य हुआ है।
और उनको ट्रीट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसको उनको ट्रीट करने के लिए उसके अपोजिट गुण वाले देने पड़ेंगे, और अपोजिट गुण वाले क्या करेंगे, उसका नाश करा देंगे, यानी कि उसको कम करा देंगे। तो उसको कम करा देंगे तो वो क्या होगा, आपको विशेष कोई चीज़ उल्टी देनी पड़ेगी उसको। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और मस्त सो रहे हो, दिन भी सो रहे हो, रात भी सो रहे हो। अब सोने से क्या होगा, आलस्य उत्पन्न होगा, और आलस्य से क्या होगा, आपका कफ बढ़ जाएगा, कफ दोष जो है वो बढ़ गया। सिंपल, इतना समझ में आ गया। तो सामान्य चीज़ें आपने करी, उनसे क्या हो गया, आपका कफ दोष बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, आपको उसका नाश करना है। नाश करना है मतलब उसको कम करना है, किसको, अपने कफ दोष को। अब कफ दोष को अगर कम करना है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे द्रव्य देने हैं उस पेशेंट को जो क्या करें, इस कफ का नाश कर दें। तो इस कफ का नाश जो द्रव्य करेंगे, और जिन द्रव्यों को खाने के बाद ये नाश हो जाएगा, तो उस चीज़ का जो कारण होगा वो होगा आपका विशेष। जब इसका क्या होगा, नाश हो जाएगा। जब इसकी वृद्धि हो रही थी तो सामान्य था, सामान्य का वृद्धि का कारण आपका सामान्य है, और जब ये घट रहा है तो उसका कारण है विशेष। तो सिंपल सी चीज़ है ये, यही सिद्धांत क्या कहलाता है, आपका कफ सामान्य विशेष का सिद्धांत। और ये क्या है, चिकित्सा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेस पे क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वैद्य क्या है, न्यून दोष धातु की पूर्ति करते हैं और बढ़े हुए दोष धातु को कर्म कराते हैं। इसी के थ्रू क्या करते हैं, यानी कि जो आपके बढ़े हुए दोष हैं और जो उनको क्या करना है, कम करना है, और जो घटे हुए दोष हैं उनको बढ़ाना है। इसी के थ्रू क्या करवाते हैं आप, जो वैद्य हैं वो क्या करते हैं, अपनी चिकित्सा प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है राज्यक्षमा, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है क्या, आयुर्वेद में राज्यक्षमा। तो राज्यक्षमा के व्याधि में जो मांस, जब देखो टीबी आपको तभी समझ में आएगा जब आप टीबी पढ़ोगे। तो टीबी बस इतना समझ लो, जब टीबी वाला जो कोई पेशेंट है वो क्या होता है, वो बहुत ही पतला दुबला हो जाता है। जो उसका मांस धातु है, यानी कि उसकी मसल्स जो हैं वो एकदम बहुत पतली हो जाती हैं, एकदम बहुत कमज़ोर हो जाता है वो बंदा। तो उस टाइम पे जब वो बहुत क्षीण हो गया है, क्षीण मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसकी जो मसल्स हैं वो एकदम घट गई हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, उसको ऐसे पशु पक्षियों का मांस खिलाना है जो मांस ही खाते हों। यानी कि ऐसे पेशेंट को आपको क्या करना है, मांस खवाना है, मांस खिलाना है। जब अब उसकी मांस धातु कम हो रखी है तो आपको क्या करना है, मांस धातु को बढ़वाना है, मांस धातु को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ऐसे पशु पक्षियों का मांस देना है उसको जो मांस खाते हो। जैसे आपको वल्चर हो गया, गिद्ध हो गया, वो क्या करता है, मांस खाता है। तो उसका मांस आपको खिलाना किसको, आपके राज्यक्षमा वाले पेशेंट को। जिससे क्या होगा, मांस खाने से क्या होगी, मांस की वृद्धि हो जाएगी। और ये क्या है, सामान्य का एग्जाम्पल है। तो इसके बेस पे देखो ट्रीटमेंट हुआ ना, कि एक चीज़ कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए आपने एग्जाम्पल दिया किसका, मांस से मांस की वृद्धि का। और यही क्या है, आपका सामान्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामान्य विशेष का सिद्धांत। अभी इस पूरे सिद्धांत को आप डिटेल में पढ़ोगे अपना इसी फर्स्ट पेपर में, सामान्य वाले और विशेष वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आपका कार्य कारण का सिद्धांत, इस पे भी पूरा चैप्टर बेस्ड है। इस वाले सिद्धांत पे भी क्या है, आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब देखो कार्य क्या होता है और कारण क्या होता है, पहले इसको जान लो। तो कार्य क्या होता है, देखो कार्य क्या है, कार्य वो है जो क्या है, कार्य उत्पादकत्वम कारणम, यानी कि कार्य जो है वो जो कार्य को उत्पन्न करता है वह कारण है। कार्य को जो उत्पन्न करता है वो क्या है, आपका कारण है। और तत्र कारणम नाम यद तत्करोति स एव हेतु स कर्ता, यानी कि जो इसको इस तरीके से समझो। देखो कार्य क्या है, कार्य बोल रहे हैं किसको, आप प्रोडक्ट को। वहीं पे जो आपका कारण है वो आपका रिएक्टेंट है। समझ गए। देखो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कोई x और y है, ये रिएक्टेंट है, और इनसे मिलने के बाद आपका एक्स वाई कोई प्रोडक्ट बन गया। तो ये x और ये y क्या है, ये है कारण। और इन कारणों के मिलने से क्या उत्पत्ति हुई, आपके इस प्रोडक्ट की उत्पत्ति हुई, और ये क्या है, आपका कार्य है। तो यही आपके यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी गई हैं कि भाई कार्य क्या होता है, कार्य वो होता है जो कारण की वजह से उत्पन्न होता है, कारण की वजह से उत्पन्न होता है। और कारण क्या है, जो कार्य को उत्पन्न करता है। देखो
ये बहुत ही फुद्दू सी चीज़ है कि क्या बोलते हैं, अगर ऐसा बोला जाए ना कि सीता और गीता दो बहनें हैं और फिर कोई पूछे कि सीता कौन है तो आप बोल दो कि गीता की बहन है, और फिर वो कोई पूछे कि गीता कौन है तो सीता की बहन है। तो बस उसी तरीके से आपके आचार्य ने बोला है कि कार्य क्या है, जो कारण से उत्पन्न होता हो वो क्या है, कार्य है। अब कारण क्या है, कारण वो है जो कार्य को उत्पन्न करता हो। तो ये बहुत ही फुद्दूसी और मजाक वाली चीज़ बोली गई है यहाँ पे। बस कुछ भी फालतू में दिमाग नहीं लगाना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्य कहलाता है, और जो कारण है जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो रिएक्टेंट, वो हैं आपके कारण। और इसी के बेस पे क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे स्पर्म और ओवम मिले तो वो क्या थे, आपके कारण थे, और उन मिलने से क्या हुआ, एक बेबी फॉर्म हुआ, वो क्या है, कार्य है। सिंपल। तो ये हो गया आपका कार्य कारण का सिद्धांत। और ऑलरेडी मैं इसमें सारे सिद्धांत आपके कवर अप कर चुका हूँ। जो आपके सिलेबस में बोले गए थे 5 सिद्धांत, वो पांचों के पांचों सिद्धांत यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। उसके अलावा जो आपके मेन सिद्धांत थे वो 4 टाइप के जो थे वो भी हो गए थे। आयुर्वेद के सिद्धांत भी बोले गए थे तो वो भी हमने देख लिए हैं। और अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिद्धांत, उसकी डेफिनेशन, फिर हमने पढ़े सिद्धांत के टाइप्स, और सिद्धांत के टाइप्स विद एग्जाम्पल हमने वो करे थे। उसके बाद हमने आए थे किस पे, अपने आयुर्वेद के जो मुख्य सिद्धांत आपके सिलेबस में बोले गए हैं 5 सिद्धांत। उसमें था पहला पंच महाभूत का सिद्धांत, लोक 7वें पुरुष का सिद्धांत, त्रिदोष का सिद्धांत, सामान्य और विशेष का सिद्धांत, और फिर कार्य कारण भाव का सिद्धांत। तो ये पांचों सिद्धांत हम पढ़ के आए हैं। ये सब चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। ये हो गया आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन इस वाले जो चैप्टर हैं उसके कुछ एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है कि भाई अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो किस तरीके से आपको आने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, या आप उन चीज़ों को अभी तक क्या पढ़ के आए हो, क्या और उसमें से आपने ग्रेस्प किया है, वो आएगा आपका किस में, आपका कार्य कारण सिद्धांत में। ओ सॉरी, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आयु की परिभाषा, और सॉरी आयु के पर्याय हैं, आयु के पर्याय नहीं है। तो इनमें से आयु का पर्याय कौन सा नहीं है, बस वो बताना है आपको कि आयु का पर्याय कौन सा नहीं है। बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। क्या शरीर आयु का पर्याय है? नहीं है। तो पहला ही इसका आंसर है शरीर। धारी, नित्यक और जीवितम क्या है, आयु के पर्याय बोले गए थे। जब मैंने आयु की डेफिनेशन पढ़ाई थी, शरीर इंद्रिय सत्वातम संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंध से पर्याय आयु उच्यते। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन सब के मिलने से क्या हो रहा था, आपकी आयु बन रही थी। ये थी आयु का लक्षण या आयु की डेफिनेशन, नॉट पर्याय। पर्याय थे क्या, धारी, जीवित, नित्यक, और इसमें बोला गया है कि नहीं है। तो आयु का पर्याय नहीं है कौन, शरीर। आंसर नंबर 1 पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, आयुर्वेद की परिभाषा का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ पे किया है। तो आयुर्वेद की परिभाषा, पहले तो मुझे आयुर्वेद की परिभाषा बताओ। श्लोक याद करते चलो भाई, अगर मैंने कहीं पे पकड़ लिया तो मैं वहाँ पे आपसे श्लोक पूछूंगा, और सबसे पहला श्लोक पूछा जाएगा आपसे आयुर्वेद की डेफिनेशन, जो क्या थी, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तत्र हिताहितम मानम च तच्यतरोक्तरम आयुर्वेद स उच्यते। और ये इसका रेफरेंस है क्या, आपका चरक सूत्र स्थान, पहला चैप्टर, श्लोक नंबर 41। ये भी मैं आपको बता के आया था जब मैंने आपको हिताहितम वाली डेफिनेशन आपकी अकॉर्डिंग टू चरक बताई थी, जो आपको याद होनी चाहिए। अगर मैंने कहीं पे आप में से किसी को पकड़ा और आपके मुंह से वो आंसर नहीं आया आयुर्वेद का, तो वहीं पे मार खाओगे मेरे से। ठीक है, चलो अब आती है क्या, आपकी सत्यवादी होना लक्षण है। सत्यवादी होना किसका लक्षण है भाई, जल्दी बताओ फटाफट। जब हमने हित आयु पढ़ी थी, सुख आयु पढ़ी थी, असुख आयु पढ़ी थी, और क्या बोलते हैं अहित आयु पढ़ी थी, उस टाइम पे भी मैंने बताया था। तो बताओ जल्दी फटाफट कौन सा इसका आंसर होगा। सुख आयु, क्या सुख आयु हित क्या बोलते हैं सत्यवादी वाला सुख आयु है? नहीं है। दुख आयु वाला भी नहीं है। हित आयु वाला हाँ है, जिसकी आयु हितायु है वो सत्य बोलता है, यानी कि जो सत्य बोलता है उसकी आयु हितायु है, ये भी नहीं है। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें विद श्लोक बताया था, सत्यवादीनम आया था इसके लिए एक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आयुर्वेद का पर्याय है। इससे पहले हमने पढ़े थे आयु के पर्याय, अब आया है आयुर्वेद का पर्याय। तो आयुर्वेद का पर्याय क्या कहता हमने, शाखा, तंत्र, लक्षण, ये सब किसके पर्याय थे, ये थे आपके किसके, आयुर्वेद के। तो देखो इसमें क्या, धार्य, अनुबंध और नित्य किसके पर्याय है, ये आयु के पर्याय हैं तीनों। बचा क्या, सूत्र। तो सूत्र किसका पर्याय है, सूत्र पर्याय आपके
आयुर्वेद का। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आप MCQ जो आपका यूनिवर्सिटी है उसमें आ सकता है। नेक्स्ट है बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट PG लेवल का क्वेश्चन है, शाश्वतो अनादित्वात् नित्यत्वात् किस संदर्भ में वर्णित है। यानी कि जो आपका अनादि बोला गया है, शाश्वत बोला गया है और नित्य बोला गया है, तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। क्या त्रिसूत्र को के लिए ये वाली लाइन आई है श्लोक में? नहीं। क्या त्रिस्थूण के लिए बोला गया है? नहीं। त्रिस्थूण किसको बोल रहे हैं? त्रिस्थूण बोल रहे हैं आप किसको? आप अपने जो आपके वात पित्त कफ हैं, त्रिदोष हैं, उन्हीं को त्रिस्थूण बोला है आपके आचार्य काश्यप ने। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद का स्वरूप। क्या आयुर्वेद के स्वरूप के लिए बोला गया था? यस ऑफ कोर्स, आयुर्वेद के स्वरूप के लिए ही ये लाइन बोली गई थी, शाश्वत अनादित्वात् और नित्यत्वात्। ठीक है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम, यानी कि जो आपकी धातुएं हैं उनको साम्य करना है और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और आतुर रोगी के विकार की चिकित्सा करनी है, वही क्या है आपके आयुर्वेद का प्रयोजन। नेक्स्ट है आपका अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी रोग के कारण है, ये किस सिद्धांत से प्रूफ होता है या किस सिद्धांत ने ये कंसीडर किया है कि जो रोग हैं उन वो डिजीज़ जो हैं उनके कारण या उनके कॉजेज होते हैं। तो क्या ये सर्वतंत्र सिद्धांत है? यस ऑफ कोर्स, इसको सारी संहिताएं, सारे शास्त्र, सारे तंत्र इसको मानते हैं, कंसीडर करते हैं, इसीलिए बोला गया है क्या आपका कि रोगों के कारण है। ये उदाहरण है किसका? सर्वतंत्र सिद्धांत का। तो पहला ही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आपका अच्छा क्वेश्चन है, पंचीकरण का सिद्धांत किस दर्शन की देन है। यानी कि जो आपका पंचीकरण का सिद्धांत था, जब मैं पढ़ा के आया था महाभूत आपको, उसमें 1/8 पोर्शन 1/8 ऐसे कर करके बताया भी था मैंने, 1/2 करके। तो ये बाकी के 4 और ये एक अकेला था। जैसे अगर आकाश महाभूत देख रहे हो तो उसमें आधा हिस्सा होगा आकाश का और बाकी का होगा 1/8 बाकी के जो महाभूत होंगे उनका, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो इस तरीके का जो महाभूत वाला जो ये कॉन्सेप्ट था पंचीकरण का सिद्धांत, ये किस दर्शन की देन है? तो ये क्या सांख्य दर्शन ने दिया है? नहीं। योग दर्शन ने? नहीं। न्याय ने? नहीं दिया है, ये आपका वेदांत दर्शन ने। तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गर्भ उत्पत्ति में वायु का कर्म है। यानी कि जब गर्भ की उत्पत्ति होती है उस टाइम पे वायु क्या काम करती है। आई थिंक ये शायद मैंने आपको उसमें नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे उस टाइम पे, गर्भ अगर पढ़ोगे या क्रिया शरीर पढ़ोगे उस टाइम पे, शरीर को पढ़ोगे तो उस टाइम पे श्लोक आएगा जिसमें वायु क्या करती है? आपका विभाजन करती है। वायु क्या करती है? डिवाइड करती है। किसको? आपका जो सेल्स हैं उनको डिवाइड करती है। जैसे फीटस होता है, स्टार्टिंग में जब क्या होगा, पहले ओवम आएगा, फिर स्पर्म आएगा और फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर क्या होगा उनमें सेल जो होंगी वो डिवाइड करेंगी। तो वही डिवीज़न कौन करेगा? आपका वायु कराएगी। और जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब सारी चीज़ें बनती है ना, तो वो किसके बेस पे बन रही है? आपकी वायु के कारण ही बन रही हैं। ठीक है। तो विभाजन किसका कार्य है? आपके गर्भ उत्पत्ति में। यानी कि जब गर्भ फॉर्म हो रहा है, यानी कि फीटस या फिर एम्ब्रियो बन रहा है, तो उस टाइम पे आपकी गर्भ उत्पत्ति में वायु का काम है विभाजन का, डिवाइड करने का सेल्स को। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन है था ये। लोक सातवीं पुरुष सिद्धांत वर्णित है। अब देखो ये वाला सिद्धांत आपका जब मैं पढ़ा रहा था मैंने तब भी आपको मार्क कराया था कि ये कहाँ पे वर्णित है। तो ये आपके शारीर स्थान में वर्णित है, चरक के शारीर स्थान में वर्णित है। पहला आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विश्व देवता का पुरुषगत भाव है। अब विश्व देवता क्या है? ये लोकगत भाव है, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपका पुरुषगत भाव क्या है? क्या संताप है? नहीं। संताप किससे रिलेटेड था? अग्नि से रिलेटेड था। ये किससे रिलेटेड था? अग्नि से रिलेटेड था। अंतरात्मा किसके लिए बोली गई थी? ब्रह्मा के लिए बोला गया था। ठीक है। रोष किसके लिए बोला गया था? रोष बोला गया था रुद्र के लिए। और आपकी इंद्रियों को बोला गया था क्या? विश्व देवता। यानी कि जो क्या करती हैं, सब चीज़ों का ज्ञान कराती हैं, वही क्या करता है आपका? वही ज्ञान कराता है आपका, जो है जो सभी इंद्रियां करती हैं वही काम करता है आपका विश्व देवता। तो ये हो गए हैं आपके सारे क्वेश्चंस भी ख़त्म। तो इस लेक्चर में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको आई होप आ गया होगा। आयुर्वेद आपको पूरा टिप्स पे हो गया होगा। तो इस वाले लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में विद सेम एनर्जी के साथ, और आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है दर्शन में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए पदार्थ विज्ञान मज़े के साथ। बाय बाय।